नमस्कार, ऐसा देश हो मेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बैठे हैं समाधान की समीक्षा करने के लिए। 2 समाधान और 4 कार्यक्रम, 2 मुद्दे, परिवार और लोक संसद। सबसे पहले हम यहां पर परिवार कैसा होना चाहिए, परिवार के संस्कार, परिवार का संकट, परिवार के सामाजिक राजनीतिक जो प्रभाव उसके ऊपर हैं, सबसे पहले वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और इस सारी बातचीत के लिए हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में बजरंग मुनि जी मौजूद हैं। मुनि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले परिवार को लेकर जो एक बहस खड़ी हुई और इस बहस में करीब 15 राज्यों के लोग एक साथ शामिल थे और लोगों ने अपने अपने विचार रखे। लेकिन परिवार को लेकर कहीं ना कहीं सबसे पहले बात यहाँ से खड़ी हुई कि नहीं, परिवार जो है वो जो रूट है, यानी जो धरती और बीज का रिश्ता है, कहीं ना कहीं वहीं पर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो परिवार ठीक हो सकता था। आप उस बात से कितना सहमत थे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो बात आप बताना भूल गए, हाँ, वो यह थी कि उस मंच पर परिवार जैसे गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ प्रसिद्ध संत विजय कौशल जी महाराज थे और आर्य समाज के प्रमुख विद्वान राज सिंह जी आर्य थे। बिल्कुल। और हम तीनों मिलकर परिवार व्यवस्था के मुद्दे पर वहाँ विचार मंथन कर रहे थे। बिल्कुल। और हमारे सामने भी जो लगभग 100 के आसपास लोग बैठे हुए थे, वो सारे देश से आए हुए अच्छे बिल्कुल चुने हुए विद्वान थे। बिल्कुल। इस प्रकार के लोगों के बीच में परिवार व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी। तो वहाँ सबने अपनी अपनी बात रखी, बिल्कुल, बाहर के लोगों ने भी रखी और मंच पर बैठे हुए सबने भी रखी। वहाँ एक बात आई कि संपूर्ण व्यवस्था की धुरी परिवार व्यवस्था को होना चाहिए था। अर्थात परिवार सामाजिक संतुलन बनाने वाली पहली एक इकाई है, पहला एक संगठन है। सहजीवन सिखाने की धुरी यदि मानी जाए तो सहजीवन सिखाने की पहली धुरी परिवार व्यवस्था है। बिल्कुल। वहां एक बात ये भी आई, साफ हुई कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की सामाजिक व्यवस्था तो भारत के अनुरूप थी। बिल्कुल। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था बनाने वाले भाई पंडित नेहरू अथवा अंबेडकर, ये 2 लोग प्रमुख थे। राजेंद्र बाबू वगैरह को इन लोगों ने दबा दिया, कमजोर कर दिया वहां पर। बिल्कुल। पटेल को भी कमजोर किया गया। अन्य सब लोगों को दबा करके ये 2 लोग उभर कर आए, क्योंकि ब्रिटेन की जो सरकार थी उनके भी ये चहेते थे, अमेरिका के भी चहेते थे और भारत के ऐसे लोगों को भी अमेरिका या ब्रिटेन को क्या दिलचस्पी हो सकती है कि वो भारत के परिवारों को तोड़ करके और वहां अलग अमेरिका और ब्रिटेन की दिलचस्पी भारत के परिवारों को तोड़ने में नहीं थी। अमेरिका और ब्रिटेन की दिलचस्पी इस संबंध में थी कि भारत की राजनीति में ऐसे लोग आगे ना आवे जिनको ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है, दकियानूसी माना जाता है, पुराने विचारों का माना जाता है, अथवा जो भारतीय व्यवस्था के प्रति जो ज्यादा झुका हुआ है। और इसलिए उनको नेहरू और अंबेडकर पर ज्यादा विश्वास था और नेहरू और अंबेडकर को भी उस प्रणाली पर ज्यादा विश्वास था, क्योंकि वहां से पढ़ करके आए थे, वहीं से सारा कुछ समझे थे। और इन दोनों के बीच में एक ही बाधा थी यहाँ, बाकी कोई बाधा नहीं थी। भाई संघ के लोग अविश्वसनीय हो गए थे उस समय तक, गांधी हत्या के बाद। अन्य कोई बाधा दिख नहीं रही थी। बाधा थी एक गांधी, और गांधी जब चले गए
तो इन दोनों को स्वतंत्रता मिल गई। तो इन लोगों ने मिलकर के ऐसा ढांचा बनाया कि उस ढांचे से परिवार व्यवस्था गायब कर दी गई, हो गई नहीं, गायब कर दी गई। समाज व्यवस्था को निकाल दिया गया, धर्म को घुसा दिया गया, जात को घुसा दिया गया उस व्यवस्था के अंदर। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जिस समय देश आजाद हुआ और व्यवस्था भारत को सौंपी गई ब्रिटिश द्वारा, उससे पहले तक गांधी जी का जो खुद का परिवार था उस पर तो तब तक तो उसका कोई असर नहीं माना जाना चाहिए, नहीं माना जाना चाहिए। गांधी जी अपने परिवार को, अपने बेटों को नहीं संभाल पा रहे थे। गांधी जी अपने बेटों को नहीं संभाल पा रहे थे, इसका मतलब नहीं यह नहीं हुआ कि भारत के अन्य सारे परिवारों में उस प्रकार की स्थिति थी जैसी गांधी जी की थी। क्योंकि गांधी जी ने अपने बेटों को संभालने की अपेक्षा पूरे देश को संभालने को प्राथमिकता दी। बिल्कुल। और बाकी लोग जो थे वो देश की चिंता गांधी जी पर छोड़ करके अपने परिवारों को संभालने में लगे। तो बाकी लोगों ने तो अपना परिवार संभाल लिया और गांधी जी नहीं संभाल पाए अपना परिवार। तो इससे क्या अंतर? कुछ नहीं होता है। लेकिन अंतर इस बात का जरूर है कि गांधी जी इस बात की चिंता करते थे कि हमारा परिवार चाहे बचे या न बचे, लेकिन देश का परिवार बचना चाहिए। और अंबेडकर और नेहरू ये चाहते थे, परिवार में तो उनका परिवार भी शामिल था, उनका परिवार भी शामिल था, लेकिन गांधी जी ने चिंता नहीं की। और अंबेडकर और नेहरू दोनों ये चाहते थे कि हमारा परिवार तो बचा रहे, बाकी देश भर के परिवार भले ही टूट फूट जाए तो कोई हर्जा नहीं है, उनका परिवार बचा रहे। तो दोनों ने अपना परिवार बचा लिया। अपने परिवार की कहाँ चिंता कर पाए। कमला नेहरू जो है वो टीबी की बीमारी से मर गई। नेहरू जी ने तो अपने परिवार की प्रियदर्शनी को समय नहीं दे पाए। श्रीमान जी, नेहरू जी ने तो अपने परिवार की मैंने इतनी चिंता की कि 60 वर्ष के बाद भी भारत उस चिंता से उबर नहीं पाया है। कहाँ आप उस चिंता की बात कर रहे हैं? बात को बहुत मैं तो कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी तक आज नेहरू परिवार ही तो राहुल गांधी तक पहुंचा हुआ है कि कोई अलग से कोई परिवार गांधी नाम हो जाने से वो तो देश की जनता ने स्वीकार किया। देश की जनता ने स्वीकार किया कि देश की जनता से स्वीकार कराया गया, ये अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको कि परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था, ये दोनों व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। और नेहरू और अंबेडकर ने मिलकर के रीढ़ विहीन भारत का ढांचा बनाने का प्रयास किया, परिवार व्यवस्था को तोड़ा पूरा। नहीं, परिवार व्यवस्था से ज्यादा एक मुद्दा और उठा वहां पर, अर्थव्यवस्था। परिवार की जो अर्थव्यवस्था है, जो कॉमन, जो लोगों के इकोनॉमिक जो हित हैं, आर्थिक हित हैं, अगर वो कॉमन है तो फिर परिवार नहीं टूटता है। अब अर्थव्यवस्था ही इस तरह की हो गई है कि वो कृषि आधारित तो है नहीं, और कृषि आधारित है तो वहाँ एक खेती के अंदर 3-4 लोगों की जरूरत आराम से पड़ती है आज। और आज उस खेती को भी मार दिया गया जो खेती सामूहिक तौर पर की जाती थी। आज खेती पर भी मशीनरी को हावी किया गया है। यह भी एक मुद्दा है, यह भी। हाँ, क्योंकि आर्थिक हित जो है इतने डिस्टर्ब हो गए हैं कि एक लड़का दिल्ली में नौकरी करेगा, एक अमेरिका में नौकरी करेगा, एक लंदन में नौकरी करेगा और एक बेंगलोर में करेगा। माँ बाप कहीं भिवाड़ी के आश्रम में रहेंगे। ऐसा है कि वहां एक बात स्पष्ट हुई, एकदम साफ हुई कि जो कुछ परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था पहले चल रही थी, उसमें देश काल परिस्थिति के अनुसार संशोधन होना चाहिए। जो पुराना है वो आंख मूंद कर स्वीकार करने योग्य नहीं है, बिल्कुल। और जो नया है वह भी आंख मूंद कर स्वीकार करने योग्य नहीं है। आज भारत में जो 2 गुट बन गए हैं, एक वह है कि जो पुरानी लकीर का फकीर है उसको छोड़ना ही नहीं चाहता है, और एक दूसरा ये है कि पुरानी कोई हर बार बात को गाली देता है। परिवार में कोई पुरानी चीज ऐसी आप बताएंगे जो जिसको आज छोड़ने की जरूरत आपको लगती है? आज जी, तो मैं तो कह रहा हूं कि उसमें कई बातें ऐसी हैं, जैसे पहली बात कि अभी तक प्राचीन समय में परिवार की आर्थिक स्थिति पर, माने परिवार के धन पर, परिवार के अन्य सदस्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, केवल मुखिया का हस्तक्षेप था।
अब उसको बदलने की जरूरत है। अब सीधा सीधा नियम ये बनना चाहिए कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी, संयुक्त संपत्ति और संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर एक साथ रहने के लिए सहमत व्यक्तियों का समूह। संपत्ति, अब आज जो आप देखते होंगे अभी, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया जाए तो पिता में भी दे दो, ससुराल में भी दे दो, फलाना दे दो। शादी होने के फौरन बाद जब अगर बहू थोड़ा बहुत ऐसा पंख फैलाना शुरू करे तो कहीं ना कहीं ऐसी खूब मांग होती है लड़के की ओर से भी, पिताजी से खूब आग्रह करता है, नहीं नहीं हमें अलग कर दीजिए, हमें अलग कर दीजिए। ठीक है, केवल इसलिए अलग नहीं हो पाता है कई बार वो, और बंधा रहता है क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो कहीं ना कहीं पिता के पास होती है, ज्वाइंट है। हाँ ठीक है, अगर आप ये उसको अधिकार दे देंगे कि आपकी संपत्ति है, आप लेकर जहां जाना चाहें चले जाएं, तो लोग जो है बहुत तेजी से परिवार टूट जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। आप कह रहे हैं तेजी से परिवार टूट जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि टूटन बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि घुटन बंद हो जाएगी। अब घुटन और टूटन, तो मैं ये समझता हूं कि टूटन कम बुरी है घुटन की अपेक्षा। यदि परिवार के सदस्य आपस में घुट घुट करके जी रहे हैं, रह रहे हैं, तो वो परिवार तरक्की नहीं करेगा। इससे तो अच्छा है कि परिवार टूट जाए, घुटन तो नहीं होगी। तो आप परिवार को तोड़ने की वकालत कर रहे हैं। आप परिवार में घुटन की वकालत कर रहे हैं। मैं खुद उसका अनुभवी हूँ, दोनों बातों का अनुभवी हूँ। मैं यह मानता हूँ कि परिवार अगर टूट भी गया तो आप जैसे, अब आपका स्वभाव है कि आप हर पुराने की अच्छाई मानते हैं, हर पुराने को। मैं संशोधनवादी हूँ। मेरा ये मानना है कि परिवार में घुटन ज्यादा घातक है, और इसलिए यदि परिवार टूटता है तो उसको तोड़ देना कोई गलत नहीं है। परिवार अगर एक बार आज का मॉडर्न ट्रेंड ये कहता है जब भी लड़के हों या लड़की, ठीक है, वो माँ बाप यानी जो जनरेशन गैप है, वो अपनी माँ बाप का जो उनकी पीढ़ी, उनका जो काल है, उनका जो समय है, उनके जो तौर तरीके हैं, उनसे उनका कोई मैचिंग नहीं है, और इसके कारण से वो कहीं ना कहीं अलग होना चाहते हैं। बहू आ जाती हैं तो वो एकदम से नहीं नहीं हम फ्री सिनेमा जा सके, हम होटल जा सके, हम कुछ कर सके वगैरह वगैरह, वो सब कुछ पूरी स्वतंत्रता चाहते हैं। इस स्वतंत्रता में क्या अगर इसी को घुटन कहा जा रहा है, ये जो माने एक तरह से नेगेटिव रास्तों पर जाने की भी एक वो है। अब नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो घर का बुढ़ा करेगा खाली? सब मिलकर करेंगे। बुढ़ा तो ये चाहता है कि तुम इस प्रकार से बिल्कुल मत रहो, मेरे हिसाब से रहो, आज के 50 साल के हिसाब से। नवयुवक चाहता है कि नहीं मैं आज के हिसाब से रहूंगा। तो क्यों नहीं सारे लोग बैठ करके कोई धीरे धीरे कि भाई इतनी स्वतंत्रता दी जाएगी, इतनी नहीं दी जाएगी, स्वतंत्रता तय कर लें। उस स्वतंत्रता के बाद भी, उस संशोधन के बाद भी जो मानने को तैयार ना हो दूसरी जगह रहे, क्या बिगड़ जाएगा उसमें? लेकिन वो स्वतंत्रता से रहे। आप स्वतंत्रता को छीन करके इस तरह जो रखना चाहते हैं, यह स्थिति परिवारों को तोड़ती है, जोड़ती नहीं है। और जल्दी माने वो घर के लोग चाहते हैं कि अब ये बुढ़ा जल्दी मरे, ऐसे न मरे तो गला दबाने से मर जाए, कोई हर्जा नहीं है। नहीं, अभी तो वो मरने की कामना करते हैं, और फिर जो है वो मरने की कामना की जरूरत ही नहीं है, उनको आपने जो है जॉइंट प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना दिया है, आप अपनी लीजिए और भाग जाइए। हाँ, जहाँ तो जाइए ना, छूट एकदम। पति और पत्नी में भी छूट। पति पत्नी जो हैं उनको बांध करके मत रखिए कि शादी के बाद तलाक होगा और होगा। संपत्ति की ओर जिस तरह से आकर्षण बढ़ा है, खतरा तो यहाँ तक भी है कि लड़की आई नए घर से दूसरे घर में शादी करने के लिए, अपनी संपत्ति लेकर के अपने हिस्से की ओर भाग गई, कहीं दूसरी जगह शादी कर ली। ये कहना उसको हिस्सा ही कितना मिलेगा? उस परिवार में 40 सदस्य हैं, 40 सदस्य में संपूर्ण संपत्ति ज्वाइंट है, उसको तो 40वां हिस्सा मिलेगा। कुछ इस तरह के फ्रॉड लोग हैं, कई बार इस तरह की बातें आई हैं, 40 जगह शादी करेंगी, 40 जगह की संपत्ति लेंगी और अलग से बैठ जाएंगी 41 जगह। नहीं, तो आपने जो सुना वहाँ वो उस प्रकार का तो नहीं था। बिल्कुल, वहाँ तो यह सिस्टम था ना कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति लेकर जाएगा तो किसी दूसरे परिवार में उस संपत्ति को उसी तरह शामिल करेगा।
तो 40 जगह से लेगी और 40 परिवारों में शामिल, उसके पास क्या बचेगा? मान लिया किसी ने एक परिवार से संपत्ति उठाई 10 लाख, हाँ, और 9 लाख संपत्ति छिपा दी, और दूसरी जगह जहां परिवार में शामिल हो रहा है वहां शामिल नहीं, यही तो आप कह रहे हैं ना। ज्वाइंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ज्वाइंट रहेगी, आप छिपा नहीं सकते हैं। तो जब 10 लाख रुपया लिया आपने वहां से, तो वह 10 लाख रुपया आपको कहीं जाके 10 लाख के रूप में ही जमा करना पड़ेगा। अगर उस 10 लाख में से आपने 50 रुपया कम कर दिया, तो आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सरकार यह पूछेगी कि ये 50 रुपया आपने कहाँ किया, क्योंकि आपने तो वहां से 10 लाख रुपया लिया है, तो रुपया जाएगा कहाँ? तो सारा रुपया आप परिवार रजिस्टर्ड होगा, पंजीकृत होगा, आपको किसी न किसी परिवार का सदस्य रहना पड़ेगा, रहना चाहिए नहीं। अब यदि कोई आदमी परिवार, ये तो परिवार पर लगाम कुछ ज्यादा ही कड़ी हो गई फिर। अब ये ज्यादा कड़ी हो गई कि कम कड़ी हुई है, तो आप बताइए। मैं तो ये समझता हूँ कि यही एक अच्छा तरीका है परिवार का, कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी कर दीजिए, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दीजिए। परिवार का कोई सदस्य यदि अपराध करता है और वह परिवार उस अपराध को रोकने में सक्षम नहीं है, जानते हुए भी, तो पूरे परिवार को दंडित किया जा सकता है न्यायालय। आप रमन सिंह की भाषा बोल रहे हैं? मैं रमन सिंह की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, रमन सिंह मेरी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने तो 30 साल पहले परिवार की परिभाषा लिखी है और रमन सिंह अब नई भाषा बोल रहे हैं। तो मेरा ये कहना यह है कि परिवार की परिभाषा में, पुरानी परिभाषा में अब आधुनिक समय में कुछ संशोधन करने की जरूरत है। उसको मैं एक दूं आपको कि कम्यून के साथ इसको एडजस्ट करने की जरूरत है। जैसे नहीं, फिर कम्यून और परिवार में फर्क ही क्या रह जाएगा? बहुत फर्क रह जाएगा। कम्यून एक अलग चीज है, लेकिन कम्यून का 2-4% इसमें आ जाएगा हिस्सा। लेकिन एक बात आपको ये बता दें कि परिवार व्यवस्था का जो वहाँ सब कुछ जो चर्चा हुई, बिल्कुल वह काफी विस्तृत चर्चा हुई है। बिल्कुल, परिवार व्यवस्था, शायद उतनी सारी चर्चा यहाँ पर रखना भी मुश्किल सारी तो नहीं होगी, लेकिन उस हिसाब से यह वहाँ माना गया कि परिवार की संशोधित व्यवस्था परिवारों को जोड़ने में सहायक होगी। संयुक्त संपत्ति यदि हो जाए तो जोड़ने में सहायक होगी, घुटन नहीं होगी। एक बार दिखता है कि सब गड़बड़ा जाएगा, सब टूट जाएंगे, सब ले लेकर भाग जाएंगे। हाँ, जैसे तलाक। तो अब ये तलाक क्या है? परिवारों को तोड़ने के तो सारे साधन तैयार किए जाएं और फिर उनको जबरदस्ती जोड़ के रखा जाए। कोई लड़की कहे कि हमको तुरंत तलाक चाहिए, तो तलाक लेने कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फट से तलाक तुरंत परिवार के मुखिया को देना पड़ेगा। कोई लड़का अगर कह दे कि अब ये लड़की परिवार में रहने लायक नहीं है, तो लड़के कहने से नहीं होगा, परिवार यदि चाहेगा तो उसको निकाल देगा। आपने तो कह दिया, लेकिन उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये भी तो एक सवाल है। बच्चों को भी स्वतंत्र अधिकार है क्या कि बच्चे इस परिवार में रहना चाहें तो इस परिवार में रहेंगे, उस परिवार में जाना चाहें उस परिवार में जाएंगे। बच्चों को भी स्वतंत्रता होगी। लेकिन माँ और बाप के बीच में झगड़ा होता है। माँ और बाप होंगे कहाँ परिवार में? परिवार में जो बच्चे होंगे वो तो परिवार की संपत्ति होंगे, सदस्य होंगे। कहीं स्कूल में माँ का नाम या बाप का नाम तो नहीं लिखा जाएगा, परिवार का नाम लिखा जाएगा। अब कोई बच्चा इस परिवार से टूटकर दूसरे परिवार में गया। आप माँ और बाप जैसे रिश्तों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। रिश्तों को आप बचा के रखिए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि माँ बाप की पहचान को परिवार में सम्मिलित कर दीजिए। एक बात वहां और आई है। नहीं तो क्या कोई माँ नहीं कहेगा अपनी माँ को? वो कहने दीजिए, माँ कहने से कोई रोक नहीं है। लेकिन एक बात और वहां आई है साफ साफ, बिल्कुल, कि परिवार व्यवस्था को तोड़ने के लिए ही हमारे संविधान में एक व्यवस्था की गई। वास्तविक स्थिति यह है कि किसी परिवार का जो यदि कोई सदस्य होता है तो उसके केवल फंडामेंटल राइट्स होते हैं परिवार के सदस्य को, मूल अधिकार होते हैं। न उसको संवैधानिक अधिकार होता है न सामाजिक अधिकार होता है। संवैधानिक और सामाजिक अधिकार ज्वाइंट होते हैं परिवार के अंदर,
अर्थात परिवार के प्रत्येक सदस्य का परिवार में केवल कर्तव्य होता है। ये आप समझिए, वहां पूरी चर्चा उठी है इस संबंध में। बिल्कुल बिल्कुल। केवल कर्तव्य होता है, अधिकार नहीं होता है। क्योंकि अधिकार तो सबका ज्वाइंट है, तुम्हारा अलग अलग से अधिकार कहां से हो गया। तो कर्तव्य ही कर्तव्य होते हैं वहां पर। जब से ये अम्बेडकर नेहरू के संविधान ने उनको परिवार में रहने के बाद अधिकार दे दिए, तब से सारी गड़बड़ियां पैदा हुई। जॉइंट अधिकार का क्या मतलब है? वो साथ में मिलकर मंदिर जाने की स्वतंत्रता होगी, साथ में मिलकर बोलने की स्वतंत्रता होगी। ज्वाइंट अनुशासन माने अगर पूरा परिवार कहेगा तब आप मुंह खोलेंगे, परिवार नहीं कहेगा तो नहीं बोलेंगे। परिवार यदि आपको अनुमति देगा, रोकेगा, तो रुकना पड़ेगा। आप इस प्रकार से आप बोल, मंत्रिमंडल में कैसे होता है, मंत्रिमंडल में अगर प्रधानमंत्री ने रोक दिया आपको बोलने से, तो आप यदि बोलना चाहते हैं निकल जाइए। परिवार का कोई सदस्य परिवार के अनुशासन के बाहर जाता है तो उसे परिवार छोड़ने की स्वतंत्रता होगी। बिल्कुल। परिवार में है तो परिवार के अनुशासन में रहेगा। ये है ज्वाइंट। तो पूरा अनुशासन संयुक्त होगा, अधिकार सारे संयुक्त होंगे, खर्चा सारा संयुक्त होगा। ऐसा नहीं है आज के समान की कोई औरत चली जाए जंतर मंतर पर महिलाओं के अधिकार के लिए वहां टकराने लग जाए। कोई लड़का परिवार से, कोई लड़की परिवार आपका कहना है कि किसी के भी खिलाफ शोषण हो रहा होगा तो शोषण के खिलाप आवाज नहीं उठाई जाएगी? नहीं, शोषण के खिलाफ आवाज आप परिवार में उठा सकती हैं या उठा सकते हैं परिवार में। और यदि आप परिवार की आवाज से संतुष्ट नहीं हैं तो परिवार छोड़ करके आप समाज में आवाज उठा सकते हैं। मुनि जी, एक और वहां पर वक्त शायद थोड़ा कम है, इसलिए हम लोक संसद की ओर बढ़ना चाहेंगे। कई तरह के सुझाव आए कि अनुच्छेद 73 है, उसमें बदलाव किया जाना चाहिए, संशोधन किया जाना चाहिए। वहां पर एक जो गेस्ट थे उनका कहना यह था कि लोक संसद के बजाय कुछ मॉरल तरीके से कुछ प्रेशर ग्रुप ऑर्गेनाइज करने चाहिए, नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और लोकल लेवल पर। और एक तरफ लोक संसद जो है वो भी एक मुद्दा वहां पर रहा और तीनों पर बहस हुई, लेकिन कहीं ना कहीं लोक संसद की ओर लोग बढ़ गए बड़ी मात्रा में। लोक संसद पर जो चर्चा हुई 1 घंटे की, 2 घंटे की, बिल्कुल 2 घंटे की चर्चा हुई लोक संसद पर। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मुख्य अतिथि में आचार्य पंकज जी थे मंच पर। बिल्कुल। एक अपने वहां वाले खान साहब थे और विनीत गुप्ता थे जो लोकायुक्त थे। और मैं था। हाँ, बिल्कुल। ये हम लोग मंच पर थे इस प्रकार। और बाकी सारे देश भर के आए हुए विद्वान तो सामने थे ही। ठीक बात। लोक संसद पर चर्चा हुई। अपने जो विनीत गुप्ता जी थे वो प्रेशर ग्रुप की बात हमेशा करते थे। वो हमेशा एक प्रेशर ग्रुप की बात करते थे। प्रेशर ग्रुप से मैं भी सहमत था। मेरा ये कहना था कि लोक संसद जो बनेगी वह एक प्रेशर ग्रुप के रूप में ही बनेगी। दूसरी बात ये हुई कि भाई हम लोक संसद में मांग क्या रहे हैं। वर्तमान संविधान से, वर्तमान सरकार से हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम तो केवल इतना ही मांग रहे हैं कि संविधान संसद से ऊपर है। तो संविधान में संशोधन का अधिकार उसी संसद को नहीं होना चाहिए जिस संसद के पास विधायिका के अधिकार भी हैं, कार्यपालिका के अधिकार भी हैं, सेना भी उसके अंडर में है, पुलिस भी उसके अंडर में है। तो ये सेना, पुलिस वगैरह जो भी उसके अंडर में है वो संविधान के अंडर में सब कुछ है। अर्थात वह संसद भी संविधान के अंतर्गत ही है। उस संविधान में संशोधन की एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए उस संसद के अलावा। और इस व्यवस्था का तरीका आपने दिया कि यहाँ पर जो है, जो सांसदों का जब जिस समय चुनाव होता है उसी समय लोक सांसद का भी चुनाव हो जाए। लेकिन वहां पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था जिस पर शंका लगातार बनी रही कि जो लोक सांसद का चुनाव होगा, ये आपने कहा कि वो निर्दलीय होगा, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और खासतौर पर वो पार्टी जो सत्ता की ओर बढ़ने वाली है, वो अपने लोक सांसद भी खड़े कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो लोक सांसद भी जीत जाएंगे। उन्हीं के लोक संसद होगी और उन्हीं की संसद होगी।
इस समस्या यह से कैसे प्रश्न निपटेंगे? कई लोगों के द्वारा उठा। हाँ, बिल्कुल। और जब मैंने ये पूछा हम्म कि पिछली जो वर्तमान व्यवस्था है हम्म उसी पार्लियामेंट के पास हम्म संविधान संशोधन के अधिकार हम्म और उसी पार्लियामेंट के पास कार्यान्वयन के अधिकार, हम्म विधायिका के अधिकार, हम्म उससे यह स्थिति क्या अधिक बुरी होगी दो की? तो किसी ने नहीं कहा अधिक बुरी होगी। नहीं, वहां नहीं केवल कहा। और प्रश्न शायद मेरे भी मन में सवाल नहीं आया, लेकिन मेरा एक थोड़ा हाँ, आगे बढ़कर एक सवाल है। ना सवाल भाई। मैंने कहा स्थिति तो और भी ज्यादा उलझ जाएगी। तो कैसे उलझ जाएगी? उलझने का प्रश्न तो तब पैदा होगा कि जब अधिकार कहीं केंद्रित होंगे। अधिकार जो वर्तमान समय में जो अधिकार केंद्रित हैं, उन अधिकारों को विकेंद्रित किया जा रहा है। यदि लोक संसद से कोई और अच्छा तरीका आप या वे वहां जो लोग थे बिल्कुल वो सुझा पाते बिल्कुल कि इससे अच्छा तरीका ये हो सकता है, तो उस तरीके पर तो विचार किया जा सकता है। लेकिन किसी भी तरीके पर केवल प्रश्न खड़े कर देने से फिर आगे ये भी आपको उत्तर देना पड़ेगा क्या ऐसा ही चलने दें? तो सब लोग कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं चलना चाहिए। तो ऐसा अगर नहीं चलना चाहिए और जो नया विकल्प हम सुझा रहे हैं लोक संसद का, वह पिछली व्यवस्था से कुछ अच्छा है। मुनि जी, लोक संसद को लेकर आप आंदोलन खड़ा करने की बात क्या कर चुके? कुल मिलाकर वहां एक फैसले पर पहुंचे लोग, कि इस नतीजे पर पहुंचे कि आंदोलन खड़ा करना चाहिए। ये आंदोलन कैसा होगा, कैसे चलेगा, क्या उसका कुछ कोई ये आंदोलन कैसे चलेगा पता नहीं है, वो तो उसकी जो कमेटी बनेगी वो जानेगी। मैं तो एक विचारक हूँ, मैं आंदोलनकारी नहीं हूँ, संगठनकर्ता नहीं हूँ। मैंने लोक संसद की थीम प्रस्तुत की है, उस थीम को मानने वाले उसके ऊपर विचार करेंगे। कुछ वैसे तो वहाँ यात्रा जैसी कुछ यात्रा के विषय में निर्णय भी हुआ। वैसे तो वहाँ निर्णय हुआ था कि 26 जनवरी से यात्रा करेंगे, लेकिन मुझे धीरे धीरे ये आभास हुआ सबकी बातों से कि वो यात्रा 15 अगस्त से शुरू होगी, 26 जनवरी से तैयारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक तो 26 जनवरी से करने का मतलब है चुनाव के पहले, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के पहले, बिल्कुल। और उसके वो संदेह कहीं ना कहीं जाएगा कि ये यात्रा कहीं चुनावों से जुड़ी हुई तो नहीं है। लोगों के मन में एक संदेश इस तरह जाएगा। नहीं, जब बिल्कुल एक उस समय तो शायद ज्यादा लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि लोग होंगे ही उस माहौल में। वो समझने की कोशिश ज्यादा करेंगे कि बिखरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में इस प्रेशर ग्रुप के पास किसी तरह की कोई शक्ति दिख नहीं रही। प्रचार तो है नहीं, बिल्कुल प्रचार भी नहीं है, ग्रुप भी मजबूत नहीं है। तो इस प्रकार कहीं जा करके इस चुनावी माहौल में ये भटक ना जाए, बने खड़ा होना और इससे कहीं प्रारंभ में ही फेल होने की स्थिति ना आ जाए। तो इसलिए ये उचित समझा जा रहा है। निर्णय नहीं हुआ है, निर्णय तो 26 जनवरी का ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि मोदी जैसा अगर कोई आदमी सत्ता में आता है और आप कहते हैं कि मोदी के आने के बाद व्यवस्थाएं तो सब ठीक हो ही जाएंगी, तो फिर व्यवस्था परिवर्तन जैसी यात्रा की जरूरत भी क्या रह जाएगी? उसी के बाद तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मोदी जब आएंगे, हिटलर ने पहले क्या किया था, बहुमत प्राप्त किया। बहुमत प्राप्त करने के बाद संविधान संशोधन अपने हाथ में ले लिया, संविधान में मनमाने संशोधन कर दिए, तानाशाही बना ली। मोदी अगर आएंगे तो क्या करेंगे? मोदी कोई सैनिक तानाशाही तो कर नहीं देंगे। मोदी आएंगे तो अपना बहुमत बनाएंगे, बहुमत बनाएंगे, संविधान में संशोधन कराएंगे, हर 5 वर्ष में चुनाव कराएंगे, 99% वोट प्राप्त कर लेंगे। और वोट प्राप्त कर लेंगे तो एक तरह के तानाशाह हो जाएंगे कि बस इतना ही तो खतरा है, बाकी तो और कुछ है नहीं। हम कहते हैं कि संविधान संशोधन पर लोक संसद का दबाव बने। तो मोदी अगर आ जाएंगे तो यह और आवश्यक हो जाएगा कि संविधान संशोधन इस तरह कोई पार्लियामेंट न कर ले जो मोदी के दबाव में। शुक्रिया मुनि जी।
मुनि जी, एक और कहते हैं कि मोदी के आने से देश में व्यवस्था जो है वो सब एकदम सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन जैसे मुद्दों की जरूरत मोदी के आने के बाद या मोदी सरीखा व्यक्ति आने के बाद में और भी ज़्यादा हो जाएगी। दोनों बातें हैं, दोनों बातें विरोधाभासी हैं, लेकिन दोनों बातों पर उनके अपने तर्क हैं। उनके तर्कों से आप कितना सहमत हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, उनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप ज्ञान तत्व अपने यहाँ मंगवाना चाहते हैं तो भी आप वहाँ SMS करके आप ज्ञान तत्व अपने घर मंगवा सकते हैं सीधे। और अगर आप मुनि जी के विचारों को सीधे पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप kashindia.com पर जाकर भी उन्हें पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस पूरी पेशकश पर हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।